सुधार हो गई कि पहले उनको नहीं, ये लोग कुछ लोग हैं देश तोड़क, समाज तोड़क। अगर कहे जयचंद, आप कह रहे हैं जयचंद मानव काशीराम जी कहते थे चमचा, एकदम वही चमचा। चमचा उनको अब बिहार को देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो 3rd नंबर की पार्टी बने। 1 नंबर का तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 80 में आया सीट, तो उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका देना चाहिए। राज्यपाल इनका नियुक्त रहता है, तो इनको जो है वहाँ पर CBI, ED, इनकम टैक्स का डर दिखा करके तुमको रहते हुए अगर ज्यादा इधर उधर करोगे पलटू चाचा, उस सदन में जाओ जहाँ जो है तुम्हारा तकदीर लिखा जाता है। मगर कहीं न कहीं एक विडम्बना है, कुछ सदन से ही बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, मुख्य द्वार से हटा दी गई। मुख्य द्वार से इसलिए हटा दिया गया है कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान इनको नहीं चाहिए, इनको मनुस्मृति चाहिए कि अगर इनको जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अभी देखते देशभक्ति का ये खिताब बांट रहे हैं कि देशभक्ति जय, भारत माता की जय हो, और इनके नागपुर में भगवा झंडा फहर रहा है। राष्ट्रीय झंडा फहरता है? नहीं न फहरता है। महापद्म नंद कम्युनिटी एजुकेशन एसोसिएशन के तहत ये कार्यक्रम का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में एक खास मेहमान जो कि बिहार से हैं और RJD की MLC हैं और जी हैं डॉक्टर उर्मिला जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम की वो खास मेहमान रही हैं और उन्होंने ओजस्वी भाषण में भी वो सारी परिस्थितियां जानकारी दी लोगों को कि जो उस समय हुआ करती थी और उस समय से लेकर के अब में कितना परिवर्तन हुआ है। हम सीधे चलते हैं। डॉक्टर हैं तो प्रोफेसर भी हैं, एक मतलब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ये पटना यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री, मतलब साइंस से आप बिल्कुल वो करती हैं, साइंस से ही PhD है, साइंस से PhD हैं। क्या कहना चाहेंगे पहले का जो आपने अपने जीवनी बताई कि उस समय क्या घटना होती थी, अब में कितना परिवर्तन हुआ है? लगभग वो 40-45 साल। देखिए, पहले हमारे लोग शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते थे। जो हमारे नाई समाज के लोग हैं, कहीं सत्ता कहलाते हैं, कहीं वो सैन कहलाते हैं, कहीं ठाकुर कहलाते हैं, और बहुत ढंग का वो अपना लगाते हैं टाइटल, नंदवंशी हैं। तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो पहले शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना अब लोग शिक्षित हुए हैं। हमारे समाज के लोग अब ज्यादा अवेयर हुए हैं। उस समय लगता था गांव गमई में है, गांव गमई में बड़े बड़े सामंत शाही हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, ऋण कर्जा लेते थे, उनके ही यहाँ काम करना पड़ता था। और खास करके गांव समाज में पैतृक जो हमारा काम था, नाईगिरी था, उसी पे निर्भर थे। लेकिन आज हमारे लोग काफी आगे हैं, पढ़े लिखे हैं। हर एक क्षेत्र में हमारे लोग आप जहाँ खोजेंगे वहाँ मिलेंगे, कम ही संख्या हो, लेकिन हमारे लोग हर जगह अभी प्रयासरत हैं और आगे बढ़े हैं। तो आज लगता है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि हम इसी समाज की, इसी ब्लड की एक बेटी हूँ, जिनको बाबू लालू प्रसाद जी ने, इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की हमेशा बात की और उसी के तहत जो है नाई समाज को महत्व देते हुए आज उनकी बेटी को वो भी उस उच्च सदन में भेजे जहां माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। और आज मुझे प्रवक्ता बनाए हुए हैं प्रदेश के, मैं वहाँ प्रवक्ता भी हूँ, जो टीवी में बोलती हूँ। हमेशा पार्टी के वो स्टार प्रचारक बनाते हैं। मैं पूर्व में महिला सेल का अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो कई पदों पर आसीन करके उन्होंने हमारे समाज के मनोबल को आगे करने का काम किया। क्या लग रहा है कि जिस समय नाई का कार्य हुआ करता था, जो सैन्य समाज और ठाकुर समाज, और क्या अभी भी वो उसी कार्य को पकड़े हुए हैं कि IAS PCS जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें सबको बराबरी का हक दिया था और खासकर महिलाओं को ये भी छूट दिया था। तो अभी उस समय जब नाई का काम करते थे उस समय में कहीं ना कहीं एक कठिनाइयों से घिरे रहते थे। अब में क्या कितना परिवर्तन आया है? देखिए, पहले जो हमारा नाईगिरी था, समाज में जो हमारे लोग काम करते थे, उसमें सम्मान कम और अपमान ज्यादा था। अपमान ये था कि वहाँ पर जो ब्राह्मणवादी नीति है, ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण और नाई की जहाँ तक बात है, दोनों मिल करके ही किसी समाज में किसी संस्कृति का जो कार्यक्रम होता था, जैसे कि शादी विवाह का कार्यक्रम होता था, हमारे समाज का किसी भी तरह का
मरनी हरनी श्राद्ध सुख श्राद्ध होता था, उस समय पंडित की ज्यादा प्रधानता रहती थी। काम तो नाई करते थे लेकिन पंडित की, और उनको जो है कई गालियों से नवाजा जाता था। उनकी नाई की बहू बेटियों को गाली दिया जाता था, बदले में कुछ खाना और कपड़ा एक दे दिया जाता था, जबकि घरवारी देते नहीं थे बल्कि गाली देते थे, अपमान सहना पड़ता था। धीरे धीरे हमारे लोग भी काफी जागरूक हुए और उन चीजों को नकारने का काम किया कि आप अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे, हम जो है मुकाबला। इसके चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कई जगह हमारे लोगों को उन सामंतवादियों के द्वारा मारा पीटा गया, उनकी बहू बेटियों के साथ बेइज्जती। फिर भी हम लोगों ने मुकाबला करने का काम किया, लड़ने का काम किया, और आज हमारे लोग उन झंझावातों को झेलते हुए, उन चीजों को चिरते हुए आगे बढ़े हैं। और अभी सभी लोगों को एक अलग जो है चेहरे पर मुस्कान है। खास करके मैं बिहार से आती हूँ, और तेजस्वी यादव जी ने जो जातिगत गणना करने का काम किया, हमारी जब संख्या बता दी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी, उसके तहत आज उर्मिला ठाकुर को देख रहे हैं। मगर अभी आप कह रहे हैं कि मतलब कि जनगणना कराने के बाद जातिगत जनगणना की बात हो रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार उस चीज के पक्ष में भी नहीं है कि जातिगत जनगणना हो। कुछ जो मतलब कि पार्टियां वो मतलब शोर शराबा कर रही है, मगर उनके आवाज को भी दबाया जा रहा है। तो जातिगत जनगणना से कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, 1931 में अंग्रेज के द्वारा ही जातिगत जनगणना कराया गया था। आप जब तक जातियों की जनगणना नहीं करेंगे, कि आप जब इस देश में हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हमेशा से मांग किए हैं कि जब इस देश में शेर की गिनती है, भालू की गिनती है, हाथी की गिनती है, चीता की गिनती है, तो जाति की गिनती भी होनी चाहिए ना, किस जाति की कितनी संख्या है, तभी तो पता चलेगा कौन लोग हैं जो कटोरा लेके मंदिर के आगे बैठे हुए हैं, मस्जिद के आगे बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं जो नाली साफ कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो जिनको समाज में आज भी सम्मान नहीं मिलता है। आज भी अगर चमार का बेटा है और कलेक्टर भी हो जाएगा तो अपने यहाँ जा करके बड़े लोग उसे चमार ही समझते हैं। कई ऐसी जाति है जिससे वो आज भी छुआते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो हमारी समाज में जो गैर बराबरी है, आज भी उन सामंतवादियों के द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। जननायक जी कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, छोट का राज और वोट का राज। अब हमारे जो बिहार के लैलिन कहे जाने वाले थे बाबू जगदेव, वो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगी, धन और धरती सभी चीज में 90 भाग हमारा है। तो वो जानते हैं कि 10% वाले लोग जो 90% पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, ऐसे लोग जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उनकी संख्या भारी है और हम जो है आउट हो जाएंगे। उसके डर से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। 2011 में जातिगत जनगणना की गई थी, जिसको ठंडे बस्ते में नरेंद्र मोदी जी ने डालने का काम किया, प्रकाशित करने का काम किया, नहीं किए। और आज भी वो जातिगत जनगणना से भागते हैं, नहीं कराते हैं, कहते हैं कि उस पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा। अरे भैया, जब करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा तो या अडानी अंबानी जैसे लोगों को आप ऋण माफ करते हो और देश की जो जनून मांग है उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। आप जो है विजय माल्या, मेहर अली चौकसी या नीरव मोदी, ललित मोदी के माध्यम से देश का व्हाइट मनी लेके भागा, उसको नहीं ला सकते हो। काला धन दाना आप राम को ला सकते हो, और देश का काला धन कहते थे ला देंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक भारतीय को, आप वो नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं धर्म से विकास हो रहा है ना, धर्म से विकास यही हो रहा है। उनसे पूछिए ना कि जिस समय राम लला का स्थापित कर रहे थे मूर्ति, उस राम लला के जिस समय प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उसमें अडानी अंबानी बड़े बड़े लोगों के सिवा गरीब गुरबा की एंट्री था क्या? तो ये है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। और रामलला को भी ठगने का काम किया, छेद हो गया, पानी चू रहा है, रोड टूट रहा है। तो अमृतकाल है ना, अमृतकाल है ना। हाँ, तो वही ना, अमृतकाल यही है। अमृतकाल यही है कि जब इलेक्शन आता है तो 2 करोड़ युवा को हम नौकरी देंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का सपना दिखाते हैं। इलेक्शन जाता है सब जुमलेबाजी में बदल जाता है। यही है सबका साथ सबका विकास। डिजिटल तो हो रहा है ना इंडिया? नहीं, कोई इंडिया डिजिटल नहीं हो रहा है। आप कहिएगा भाइयों एवं बहनों, वो जो है चीन का कोई खिलौना नहीं लेना है, लेकिन पेटीएम के माध्यम से आप 60-40 पर समझौता कर ले। तो ये आप 56 इंच का छाती दिखाते हो, और जब लोगों की बारी आती है तो कारगिल युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? पार्लियामेंट पर हमला किसके कार्यकाल में हुआ? अक्षरधाम पर हमला किसके कार्यकाल में हुआ? पुलवामा में उतना लोगों की हत्या किसके कार्यकाल में हुआ? उनसे पूछिए। और वो आज तक पुलवामा
हत्याकांड का जो है, जो RDX के माध्यम से जो मरवाने का काम किया, उसका कभी जांच पड़ताल करवाए। ये जांच कराते हैं किसको? जो देश में जातिगत गणना का बात करेगा, जो गरीबी उन्मूलन का बात करेंगे, जो शिक्षा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करें, उनके पूछे ED CBI और इनकम टैक्स लगा करके प्रताड़ित करने का काम करेंगे। जो इनके साथ मिल जाता है उसको कुछ नहीं होता। आपने देखा कि महाराष्ट्र में वो गए प्रधानमंत्री, बोले भाइयों एवं बहनों, इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार ने किया 70,000 करोड़ का, उनके साथ मिल गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। यही है, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। यही आप सोचिए ना। नहीं, क्या लग रहा है अभी आप कह रहे हैं जिस समाज की आप नेतृत्व कर रही हैं, जिस समाज के विषय में आप बात कर रही हैं, 90% मतलब बता रही है वो समाज 90% है, 10% वो लोग हैं, वो लोग राजा बनने बैठे हैं। 90% आज भी मतलब कि कहते हैं वर्तमान में भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं, और जितने भी महापुरुष बहुजन महापुरुष जन्मे वो 90% के ही लोग हैं। क्या मतलब उस समय से लेकर के अभी तक ये समाज संघर्ष ही करते रहेगा? कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। संघर्ष यही है कि फूट डालो और शासन करो। कुछ लोग जिस समय अंग्रेज के लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे, उस समय बीच में जयचंद भी हुआ करते थे ना, इधर का समाज उधर करने वाले। तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो सत्ता की मलाई काटने के लिए उनके साथ हो लिए हैं, तो हम कमजोर निश्चित रूप से। तो पहले इनको सुधारोगे कि पहले उनको सुधारोगे? नहीं, ये लोग कुछ लोग हैं देश तोड़क, समाज तोड़क। अगर कहे जयचंद, आप कह रहे हैं जयचंद, मानो काशीराम जी कहते थे चमचा, एकदम वही चमचा। चमचा उनको अब बिहार को देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो 3rd नंबर की पार्टी बने। 1 नंबर का तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 80 में आया सीट, तो उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका देना चाहिए। राज्यपाल इनका नियुक्त रहता है, तो इनको जो है वहाँ पर CBI ED इनकम टैक्स का डर दिखा करके तुमको रहते हुए अगर ज्यादा इधर उधर करोगे पलटू चाचा, हमरे इधर नहीं पलटोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। और डर से घुटना टेक दिए तब क्या करिएगा? लालू प्रसाद यादव सब नहीं ना हो सकते। कितना ED CBI इनकम टैक्स कितना लगाया, आखिर वो भी तो उनको भी तो जेल में जेल में डाल दे, फांसी पर चढ़ जाए। वो झुकने वाले नहीं है, ना झुके हैं ना झुकेंगे। कहते थे नीतीश कुमार जी, देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि DNA खराब है। भाइयों एवं बहनों, बिहार के जनता, आपने हमें वोट दिया तो बिहार की जनता का गाली है। कितना बक्कू बाल और नक कटा के नरेंद्र मोदी के पास भेजे, तब ना वही ना बताएंगे कि DNA ठीक हो गया कि DNA गड़बड़े है। इससे बड़ा भी गाली होता है। देश का प्रधानमंत्री कौन कौन कुकर्म करके क्या क्या करेंगे वो तो वही बताएंगे। चलिए, आज का जो खास कार्यक्रम रहा है उससे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने लोगों को संदेश, अपने समाज के भाई बहनों को संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए। सबसे हमारे अंबेडकर साहब कहे थे, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, उस सदन में जाओ जहाँ जो है तुम्हारा तकदीर लिखा जाता है। मगर कहीं न कहीं एक विडम्बना है, कुछ सदन से ही बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, मुख्य द्वार से हटा दी गई है। मुख्य द्वार से इसलिए हटा दिया गया है कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान इनको नहीं चाहिए, इनको मनुस्मृति चाहिए। कि अगर इनको जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, अभी देखते देशभक्ति का ये खिताब बांट रहे हैं कि देशभक्ति जय, भारत माता की जय हो, और इनके नागपुर में भगवा झंडा फहर रहा है। राष्ट्रीय झंडा फहरता है? नहीं ना फहरता है। तो ऐसे देशभक्त हैं, बेईमान देशभक्त, जिनका कोई कुर्बानी नहीं है, कोई देन नहीं है देश की आजादी में। जो अंग्रेज का चमचा हुआ करते थे, देशभक्त बन के बैठा हुआ है। ये है सच्चाई। कुंभ राज का मेला है, तो मेला में तो गरीब गुरबा लोग जो कमाते हैं जाके वहाँ लुटाएंगे, कुंभ में नहा लेंगे। शिक्षा पर ध्यान देने, हम तो यही कहेंगे कि अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए। कहीं नहाने से पाप नहीं, पाप करने वाले तो मगन है और आप लोग को झूठ मूठ का कहता है। चलिए, तो कहते हैं कि सुबह की घंटी जो बजती है, 2 प्रकार की घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की, एक स्कूल की। अब तय करना है कि आपको कि आपने बच्चों को कहाँ भेजना है, कि मंदिर की तरफ भेजोगे या विद्यालय की तरफ। विद्यालय में जाओगे आपको शिक्षा मिलेगा, मंदिर में जाओगे तो कहीं न कहीं कटोरा में आपको भीख मिलेगी। मैं संतोष कुमार अंबेस और आप देख रहे थे आवाज भारत गढ़वाल भवन से। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।